मैं आई कम इन सर? सर आप सभी को मेरा नमस्कार। जी शिव कुमारी जी, जी सर। आप कहाँ से हैं? सर मैं विदिशा जिले की रहने वाली हूँ। विदिशा जिले से रहने वाले। विदिशा का इतिहास बताइए मुझे। जी सर। सर प्राचीन काल में विदिशा ऐतिहासिक रूप से समृद्ध स्थल रहा है। महान सम्राट अशोक के दौरान अशोक ने अपने जीवन काल में यहाँ बहुत समय व्यतीत किया है। जैसे सर उनकी जो पत्नी थी महादेवी, वो विदिशा से ही संबंधित थी और उनके जो 2 पुत्र और पुत्रियाँ थी महेंद्र और संघमित्रा, उनका जन्म भी विदिशा में हुआ था। और सर जब अशोक उज्जैन के प्रांतपति थे, उस समय भी अशोक ने अपना समय विदिशा में व्यतीत किया है। यहाँ पे उन्होंने अनेक स्तूप और स्तंभों की भी स्थापना की थी, जैसे वैश्य टेकरी। संक्षिप्त में थोड़ा सा और पूरा। जी सर। फिर सर हम देखते हैं कि शुंग काल में जो पुष्यमित्र शुंग थे, उन्होंने विदिशा को अपनी द्वितीय राजधानी भी बनाया था और उनके जो पुत्र थे अग्निमित्र, उन्होंने अपना शासनकाल विदिशा में स्थापित किया था। सर फिर उसके बाद जो नागवंश, मध्य प्रदेश में जो नागवंश थे, वृषनाथ जिन्होंने स्थापना की थी, उनकी पहली राजधानी भी विदिशा थी। उसके बाद ग्वालियर स्थानांतरित कर दी थी। उदयादित्य के बारे में क्या जानते हैं आप? जी सर, उदयादित्य परमार वंश के शासक थे। इन्होंने विदिशा में जो एक उदयपुर है, उदयपुर के मंदिर स्थापना महाराजा उदयादित्य ने की थी। ठीक है। विदिशा में जो बीजा मंडल है वो किस काल से संबंधित है? सर वो 11वीं शताब्दी का मंदिर है। उसकी स्थापना चालुक्य वंशी शासक कृष्ण प्रथम के प्रधानमंत्री वाचस्पति ने की थी। फिर से बताइए, क्या बताया आपने? सर वो 11वीं सदी का मंदिर है। उसकी स्थापना चालुक्य वंशी शासक कृष्ण के प्रधानमंत्री वाचस्पति ने की थी। अब जो वहाँ कहते हैं मस्जिद जो ऊपर बनी हुई है, जी वो सर। किसने ये करवाया? सर वो मस्जिद औरंगजेब ने तब्दील कर दिया था मंदिर को मस्जिद के रूप में। इसमें मध्यकाल में अनेक आक्रमण किए गए थे, जिसमें इल्तुतमिश ने भी इस पर आक्रमण किया था। उसके बाद औरंगजेब ने भी इसको मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। विश्व इतिहास पढ़ा होगा आपने? जी सर। एक रक्तहीन क्रांति मुझे याद आ रही है, इसे हम रक्तहीन क्रांति क्यों कहते हैं? सर मैं गैस कर सकती हूँ। बताइए। सर इसमें ऐसा होगा कि जन सामान्य की हानि नहीं हुई होगी, किसी की भी मृत्यु नहीं हुई होगी, इसीलिए इसे रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। नहीं हुई होगी मतलब आप रक्तहीन क्रांति नहीं समझते हैं? किसकी बात कर रहा हूँ मैं? किस क्रांति की? सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही, माफ़ी चाहती हूँ। ब्रिटेन की क्रांति, उसे ही तो हम रक्तहीन क्रांति 1688 के आसपास। सर 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति। हाँ वही क्रांति। जी सर, सॉरी सर। रुचियाँ क्या हैं आपकी? सर मेरी रुचि बुजुर्ग व्यक्तियों से बातचीत करना है। बुजुर्ग व्यक्तियों से बातचीत करना है। तो क्या बात करती हैं आप उनसे? सर मैं उनसे सामान्य स्तर की, उनके दिन प्रतिदिन की ही बातें करती हूँ, जैसे उन्होंने आज क्या किया। सर इसलिए मेरी ये हॉबी हुई है क्योंकि मैंने बचपन से ही मैं दादाजी के बहुत करीब रही हूँ। मेरे दादा और दादी उस एज के हैं, तो मैं उनसे सामान्य स्तर की भी बात करती हूँ। जैसे अभी मैं इंदौर में रह रही हूँ, तो मैं डेली उनसे फ़ोन पर भी बात करती हूँ। ये वृद्ध क्या होते हैं? वृद्ध की क्या परिभाषा है? सर जिनकी एज भी 60+ होती है, उनको वृद्ध माना जाता है। उनको वृद्ध माना जाता है। वर्तमान समय में विश्व में कहीं बहुत सारे संघर्ष आपको दिखाई दे रहे होंगे, कुछ संघर्षों के उदाहरण दीजिए। संघर्ष या विवाद या युद्ध। जी सर। सर वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। सर इसके अलावा सीरिया और इजराइल, मध्य एशिया में भी विवादित क्षेत्र रहते हैं। सीरिया इजराइल का चल रहा है? सर जो वहाँ पे सर अभी चल नहीं रहा है, पर समय समय पर ऐसा देखने को मिलता है। सीरिया में क्या हुआ है? कुछ समय पहले, 2-3 महीने पहले सीरिया में क्या घटना घटी थी? कुछ बड़ी घटना घटी, आपको पता है? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। चलो सर, ये आपने पीएचडी का लिखा आपने, क्या टॉपिक है बेटा? सर मेरा कोर्स वर्क अभी 1 महीने पहले ही ख़त्म हुआ है, तो मेरा जो टॉपिक था वो टेंटेटिव था, तो मैंने उसमें डाला था विदिशा का ऐतिहासिक अध्ययन।
क्योंकि वो अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोगों की अभी आरडीसी नहीं हुई है। तो अभी आपका तय नहीं है फिर कौन से टॉपिक जी, पर? हाँ सर, इस संबंध में मेरी गाइड से मेरी बात चल रही है, लेकिन अभी मेरा रजिस्टर्ड नहीं हुआ है यूनिवर्सिटी में, तो अभी फाइनल नहीं है। कौन गाइड आपके? डॉक्टर संध्या भार्गव मैम। अच्छा अच्छा। अभी जो आपने सीरिया इसराइल का बताया, जी सर। किसका युद्ध चल रहा है अभी लगातार वहाँ पे? एक आतंकवादी संगठन का नाम हमास, आता है। सर हमास संगठन है। अच्छा अच्छा। तो इसराइल एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे जिसकी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी उसकी कैपिटल सिटी में नहीं रहती है। जी सर। कौन सी जगह वो? सर फिलिस्तीन। उनमें अलग देश है वो तो, पैलेस्टाइन इसराइल, जेरूसलम सर। जेरूसलम। जी सर। क्या कारण है उसका? एक डिप्लोमेटिक कम्युनिटी तेल अवीव में रहती है और जेरूसलम उसकी कैपिटल सिटी है। बाकी सब देशों के अंदर डिप्लोमेटिक कम्युनिटी उसकी नेशनल कैपिटल सिटी में रहती है। सर जो जेरूसलम का मुद्दा है वो इसराइल और फिलिस्तीन के बीच प्रमुख संघर्ष का कारण है, तो मैं ये मान सकती हूँ कि यही रीज़न हो सकता है। और इसी कारण उसको मान्यता नहीं मिली। जी सर। तो ईसा मसीह की समाधि कहाँ बनी हुई है? जेरूसलम में है कि पैलेस्टाइन में है, फिलिस्तीन में? सर जेरूसलम। और जन्म कहाँ हुआ था उनका? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा अच्छा। ये बेथलेहम पैलेस्टाइन में आता है, फिलिस्तीन में कि इज़राइल में आता है? सॉरी सर। बेथलेहम बेथलेहम सर फिलिस्तीन में आता है कि इज़राइल में आता है? सर फिलिस्तीन। फिलिस्तीन में आता है। और नज़ारत? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी। अच्छा। आपने इतिहास में मास्टर किया ना? जी सर। ये सती और जौहर दोनों में क्या डिफरेंस है? जी सर। सती होना और जौहर करना। जी सर। सर हम इतिहास में देखते हैं कि जौहर प्रथा जब महाराजा या राजा किसी से युद्ध करने जाते थे और वो लौट कर नहीं आते थे, तो कई रानियों ने आग में कूदकर जौहर प्रथा के उदाहरण दिए हैं। और सती में हम देखते हैं कि जब किसी स्त्री का पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वह अपनी स्व इच्छा से अग्नि में कूद जाती है। अग्नि समाधि कह सकते हैं हम सती प्रथा को। अपने देश में एक सती एक महिला हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी? लेटेस्ट जो अभी बैकवर्ड में जाए, पीछे जाए अपन, उस जगह का नाम बता सकते हैं? राजस्थान में है वो। देश भर के अखबारों में, स्ट्रीम मीडिया में उसकी हेडलाइंस बनी थी। सॉरी सर, मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ रिकॉल। आपकी केमिस्ट्री भी सब्जेक्ट का ग्रेजुएशन में? जी सर। नहीं सर, 12th मेरा मैथ केमिस्ट्री 12th केमिस्ट्री में? अच्छा। जी सर। तो मेरा 12th, बीए रहा है ग्रेजुएशन में। जी जी, 12th में केमिस्ट्री आपकी। ये बायोफ्यूल्स के बारे में बताएं कुछ, जैव ईंधन। जी सर। सर जैव ईंधन जो प्राकृतिक रूप से उत्पाद रहते हैं, जैसे फसल या फिर खाद्यान्न से बचे हुए अनाज, उनके द्वारा जैव ईंधन बनाया जाता है। और जैव ईंधन को पेट्रोल में मिलाने की भी सरकार की योजना है, जो 20% करने का लक्ष्य है। ऑयल सीड से नहीं बनता, तिलहन से? क्या सर? तिलहन से नहीं निकलता जैव ईंधन? तिलहन सर, मैंने खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न अलग चीज, तिलहन अलग है। जी सर, सॉरी सर। हाँ, खाद्यान्न तिलहन से भी निकलता है सर। तो इथेनॉल कैसे बनता है? इथेनॉल इज बायोफ्यूल, जी जो सर। 20% बनाने की गवर्नमेंट की स्कीम है, वो कैसे बनता है इथेनॉल? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। शक्कर का मैन्युफैक्चर पड़ा, शक्कर प्रोडक्शन, शुगर प्रोडक्शन, जी सर। केमिस्ट्री में? सर इसको काफ़ी टाइम हो गया है, तो शायद इसलिए मैं अभी पढ़ा है सर मैंने, लेकिन मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। लोग बायोफ्यूल पे क्यों जा रहे हैं? वाई फॉर ऑप्टिंग बायोफ्यूल, जैव ईंधन पे क्यों हम जाना चाहते हैं? जी सर। पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जो आज बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है,
वर्तमान में भी कई घटनाएं होती रहती हैं इससे रिलेटेड, तो इसीलिए हम उसको प्रदूषण को कम करने के लिए, जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए इस क्षेत्र की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो बायोफ्यूल से ऐसी प्रदूषक तत्व नहीं निकलते हैं? सर निकलते हैं पर उनकी मात्रा कम होती है। और फॉसिल फ्यूल से, जीवाश्म ईंधन से, सर उससे भी कम होती है। उसमें क्या क्या निकलता है जो अफेक्ट करता है जलवायु परिवर्तन को? सर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। मोनोऑक्साइड? जी सर, कार्बन मोनोऑक्साइड भी। इनको हम ग्रीन हाउस गैस क्यों बोलते हैं? सर ये सभी गैसें वातावरण के तापमान को बढ़ा देती हैं, इसीलिए इनको ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। कैसे बढ़ाती हैं? सर जब ये गैसें निकलती हैं तो एक छद्म वातावरण का निर्माण होता है जो कि पृथ्वी पर पुनः लौट कर आ जाती हैं, तो इससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है। आपका शौक है बुजुर्गों से बात करना। जी सर। किन प्रकार के बुजुर्गों से आप बात करना पसंद करती हैं? जी सर, मैंने अभी तक अपने दादा दादी से बहुत बात करती हूँ। उसके अलावा सर मेरे और भी फैमिली में कुछ दादाजी के एज के और भी लोग हैं, तो उनसे मैं बात करती हूँ। साथ ही सर मैं अभी इंदौर में मैं डेली ही मंदिर जाती हूँ, तो उसमें एक अम्मा रहती है जो वहाँ की देखभाल करती है मंदिर की, तो अभी फ़िलहाल मैं उनसे बात करती हूँ। तो उनसे किन किन विषयों पे बात करती हैं आप? सर जैसे कि नॉर्मल उनकी जीवन शैली की, मतलब वो कब उठ जाती हैं, कब मंदिर आ जाती हैं, स्वास्थ्य उनका कैसा रहता है, इस तरीके से नॉर्मल ही बातें करती हूँ। परिवार में कौन कौन है या फिर उन्हें किस चीज़ का तनाव है, यदि वो दुखी रहती हैं तो मैं नॉर्मल स्तर की बातें करती हूँ। बातें करना और एम्पैथेटिकली बातें करना दोनों में डिफरेंस है जी सर। या एक ही दोनों? सर यदि हम उनसे भावनात्मक रूप से उनका जो दुख और सुख है उसमें अच्छे से इन्वॉल्व हो पाते हैं तो एम्पैथेटिकली होगा वो। आप क्या करती हैं? सर मैं उनसे सहज रूप से बहुत अच्छे से उनके सहयोग के साथ ही बातें करती हूँ, तो मैं उनसे भावनात्मक रूप से अच्छे से जुड़ पाती हूँ। तो उनकी समस्याओं का निराकरण भी कर पाती हैं? जी सर, जैसे कि अगर वो कुछ मुझे बता, जैसे मेरे दादाजी भी कुछ बताते हैं कि उन्हें अगर किसी बात का बुरा लग जाता है या कुछ और भी, तो मैं उनको अच्छे से समझा पाती हूँ और वो उस बात को कहीं हद तक समझ भी जाते हैं, तो उससे भी उनका तनाव कम होता है। तो दादा दादी की उम्र लगभग 60-70 साल तो होती ही होती है। सर मेरे दादाजी 79 के हैं और दादी 76। मतलब है कि आप 70 प्लस से ज़्यादा लगाव रखती हैं बात जी करने सर, में। मेरा अभी कांटेक्ट इन्हीं लोगों से हो पाया है, फिर बाकी सभी मेरे फैमिली में उससे कम ही एज के हैं। ठीक है। आपने पीएचडी जहाँ पर लिखा है कॉलम में, पीएचडी कॉलम में आप एक वर्ड लिखा है परस्यूइंग, उसका स्पेलिंग बताएंगे आप? परस्यूइंग का। PERSUING। श्योर जी सर। यही स्पेलिंग होता जी है? सर। आप जरा सर्च कीजिए। जी सर, मैं इसको पी यू होता है, पीई नहीं होता है। जी सर, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं इसको देख लूँगी। आप ज़रूर देख लीजिएगा। जी सर, बिल्कुल ज़रूर। पेरोजल होता है तो पीई होता है, लेकिन परस्यू PURSUING होता है। जी सर। तो अभी पीएचडी में आपने आरडीसी नहीं हुआ आपका, नहीं सर। तो आप जेआरएफ हैं, जी सर। परसेंटाइल भी अच्छा है। थैंक यू सर। तो ये बताएं कि पीएचडी आखिर हम क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है उसकी? क्या बिना पीएचडी किए हम अच्छा प्रोफेसर नहीं बन सकते? जी सर, बिना पीएचडी किए हुए हम अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन सर आगे प्रमोशन के लिए भी और आगे उस क्षेत्र में डीप नॉलेज के लिए भी हम पीएचडी को प्रेफरेंस देते हैं। प्रोफेसर कौन होता है, किसको प्रोफेसर बोलते हैं? सर मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रही। जैसे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, जी सर। असिस्टेंट प्रोफेसर, रीडर, इतने होते हैं ना? जी सर, इनकी तो इसमें प्रोफेसर का कब बनता है आदमी? सर पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर और फिर उसके बाद प्रोफेसर। सर एसोसिएट प्रोफेसर 7 साल बाद और फिर उसके बाद 14 साल बाद प्रोफेसर। रीडर कब बनता है? सर लीडर प्रोफेसर के रूप। लीडर नहीं, रीडर। सर रीडर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जो एसोसिएट प्रोफेसर है वही रीडर होता है, जी सर, थैंक उसको यू। रीडर भी बोलते हैं। थैंक यू सर। और उसके बाद प्रोफेसर बनता है।
नहीं। तो ये बताएं कि कॉलेज का प्रिंसिपल प्रोफेसर हो भी सकता है या नहीं हो सकता? सर वो कॉलेज का प्रिंसिपल प्रोफेसर होता है। प्रोफेसर होता है एसेंशियली। सर वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो सकता है। ओके। कहते हैं, साहित्य की दुनिया में कहते हैं कि हमारी आँखें हमारी व्यक्तित्व का द्योतक होती हैं। तो हमारी आँखें वो कह जाती है जो हमारा व्यक्तित्व कहना चाहता है। थोड़ा सा इसको परिभाषित कर पाएंगी आप? जी सर। सर हम किसी को भी जब आंखें किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को और वो जो कहना चाह रहा है उनको कई हद तक प्रदर्शित कर देती हैं। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति गुस्से में है तो आंखें जाहिर कर देती हैं कि वो व्यक्ति गुस्से में है, और यदि किसी व्यक्ति के मन में खुशी है तो वो भी आंखें जाहिर कर देती हैं। तो इस संबंध में ही कहा जाता है कि व्यक्तित्व को दिखा देती हैं आंखें। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। पूरा हुआ इंटरव्यू। थैंक यू सर।